मुर्दाबाद। अगर ये कोई अनहोनी होती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार इसमें अगर इन्वॉल्व होकर अगर हम गरीबों का अगर अन्याय करती है तो हम ये सहन नहीं करेंगे। अब ऐसे गरीब का जो मकान में रह रहे हैं लोग, उनको बाहर निकाल के मकान को सीलिंग की कार्रवाई की जाए, मकान को तोड़ा जाए, ये बहुत ही गैरवाजिब बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ। कि कॉलोनी जोन हट जाए तो इसको हटाना चाहिए और आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है इन लोगों ने। वोट लेने क्यों आते हैं भाई? वोट का बहिष्कार करेंगे। ये बूथों पे क्यों जाते हैं एमएलए एमपी? हमारे से वोट ही क्यों लेते हैं? कार्रवाई रुकनी चाहिए भाई साहब। गरीब आदमी की बहुत परेशानी है। वो जीवन भर की कमाई एक मकान के लिए लगाता है और वो सबको बर्बाद कर दिया जेडीए ने। और सभी गरीब लोगों को घरों को जो आशियाना है उनको उजाड़ रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है आगरा रोड पे। ना कोई सरकार सुनती है, ना कोई नेता सुनते हैं। यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है। कल आकर जबरदस्ती मकान तोड़े चले गए। नमस्कार, मैं रवि मुदगल। 2025 अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। घने कोहरे की चादर के बीच नया वर्ष 2026 दस्तक देने को तैयार है। बीते 2 वर्षों में राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और विकास के दावे लगातार सुर्खियों में रहे हैं। राजस्थान सरकार अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर चुकी है और विकास के आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष लगातार उपलब्धियां गिनाने में जुटा हुआ है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा लगभग 900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ पहले स्थान पर बताए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर हैं। राजधानी जयपुर का विस्तार चारों दिशाओं में साफ नजर आता है। नई कॉलोनियां, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, रिंग रोड और आवासीय योजनाएं शहर के फैलाव की गवाही देती हैं। इसी बीच नगर निकायों और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पंचायती राज और नगर विकास की कमान फिलहाल प्रशासकों के हाथों में है। सरकार ने न्यायालय से अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए समय मांगा है। प्रशासनिक ढांचा अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहा है, लेकिन विकास कार्यों के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में विकास का समय चक्र मानो ठहर सा गया है। यहाँ विकास, कानून, पर्यावरण और मानवीय जरूरतों के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। जयपुर इस क्षेत्र में विकास के इस ठहराव की जड़ें वर्ष 2004 में मिलती हैं। इसी वर्ष में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें जयपुर सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों को इकोलॉजिकल जोन घोषित करने की मांग की गई। याचिका में तर्क दिया गया था कि अनियंत्रित शहरीकरण से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है, पहाड़ियां कट रही हैं, नदी नाले अतिक्रमण की चपेट में है और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था बाधित हो रही है। माननीय न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि मानते हुए इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उद्देश्य स्पष्ट था, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, जल स्रोतों की रक्षा करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना। यह मामला तब से लेकर अब तक न्यायालय में विचाराधीन है। समय समय पर सुनवाई हुई, रिपोर्ट्स और सर्वे प्रस्तुत किए गए, लेकिन अंतिम निर्णय अब तक भी नहीं हो पाया है। न्यायालय की गरिमा और प्रक्रिया का सम्मान करते हुए ये स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी न्यायिक निर्णय पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि 2 दशकों में बदली जमीनी हकीकत को सामने लाना है। क्योंकि कागजों में जो स्थिति रही वह जमीन पर दिखाई देने वाली सच्चाई से काफी अलग नजर आती है। कागजों में निर्माण पर रोक होने के बावजूद जयपुर ईस्ट के तहत आने वाले बगरू और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों के तहत जामडोली, पालड़ी मीना, हरिगढ़ स्टेट और कानोता बांध की तलहटी जैसे इलाकों में आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए और राजनीतिक संरक्षण के चलते इन इकोलॉजिकल क्षेत्रों में भूमाफिया पनपता जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों और ग्रामीण इलाकों से भोले भाले लोगों को जयपुर में स्थायी निवास का सपना दिखाकर यहाँ बसाया गया। उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि जमीन सुरक्षित है, भविष्य में कॉलोनियां वैध हो जाएंगी और सरकार स्वयं यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। धीरे धीरे ये क्षेत्र केवल आवासीय ही नहीं बल्कि एक बड़े शहरी विस्तार का रूप लेता चला गया। आज स्थिति यह है कि जिन इलाकों को इकोलॉजिकल जोन माना गया, वहीं स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग संस्थान, होटल, अस्पताल और मैरिज गार्डन तक खड़े हो चुके हैं। कई जगहों पर शोरूम, वेयर हाउस, गोदाम, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और अन्य कमर्शियल एक्टिविटीज खुलेआम संचालित हो रही हैं।
यदि ये सभी निर्माण अवैध माने जाते हैं तो वर्षों तक प्रशासन और संबंधित विभागों की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। बिना किसी अनुमति और निगरानी के इतने बड़े स्तर पर शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन संभव नहीं हो सकता। पर्यावरणीय दृष्टि से जयपुर ईस्ट क्षेत्र की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। ढूंढ नदी सहित कई नालों की जमीनों पर कब्जे किए जाने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। प्राकृतिक जल निकासी मार्ग सक्रिय हो गए, जिससे बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या भी बढ़ती चली जा रही है। कई इलाकों में पानी घरों और सड़कों तक भर जाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। इसके साथ ही मिट्टी माफिया, बजरी माफिया और अवैध खनन से जुड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की बातें भी सामने आती हैं। पहाड़ियों की कटाई, नदी तल से खनन और मिट्टी के दोहन ने पर्यावरणीय संतुलन को गहरी चोट पहुंचाई है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास तब सामने आता है जब जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमिका पर नजर डाली जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेडीए ने खुद नियमों की गली निकालते हुए इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनियां विकसित की हैं। इनमें पालड़ी मीना स्थित जेडीए कॉलोनी, हरिगढ़ स्टेट और कानोता बांध की तलहटी में विकसित जेडीए कॉलोनियां इसके प्रमुख उदाहरण बताए जाते हैं। हाल ही जयपुर ईस्ट के खोरी रोपाड़ा क्षेत्र में भी जेडीए की कॉलोनी प्रस्तावित है। यदि इकोलॉजिकल जोन में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित था तो जेडीए द्वारा विकसित ये कॉलोनियां कैसे अस्तित्व में आई? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। आम नागरिकों की पीड़ा यहीं से शुरू होती है। लोगों का कहना है कि जहां बड़े बिल्डर्स, प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को संरक्षण मिलता दिखाई देता है, वहीं आम आदमी जब अपनी जीवन भर की कमाई से एक छोटा सा मकान बनाता है तो उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है। कई परिवारों के घर तोड़े गए, जिनके पास न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी और न ही कहीं जाने का ठिकाना। हाल ही आपने देखा होगा कि जयपुर ईस्ट क्षेत्र के ही आगरा रोड क्षेत्र में जो विजयपुरा है, यहाँ लोगों ने एक विरोध आंदोलन भी किया। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई चयनात्मक है, बड़े और महंगे निर्माण वर्षों तक खड़े रहते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के मकान आसानी से निशाने पर आ जाते हैं। जेडीए आगरा रोड, गोनेर रोड, पूरे रोड पे खातेदारी जमीनों में कोई गरीब आदमी 50 गज का मकान बनाता है, उसको ध्वस्त करते हैं। और चाहे जैन हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, जेडीए के सब पैसा लेके काम करते हैं। इसके पूरे आगरा रोड, गोने रोड के पूरे 2 से 2.5 लाख लोग सब इससे जेडीए से नाराज है, खफा है। और हम सुबह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी साहब से मिले, रवि नैयर जी से मिले, कैलाश वर्मा जी से बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन फिर भी जेडीए की हठ धर्मिता आज भी जेडीए अभी केशव विद्यापीठ में जाब्ता लेके खड़ा है। अगर ये कोई अनहोनी होती है, यह सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार इसमें अगर इन्वॉल्व होकर अगर हम गरीबों का अगर अन्याय करती है तो हम ये सहन नहीं करेंगे। और पूरे कम से कम 4 से 5 लाख लोग यहाँ निवास करते हैं आगरा रोड, गोने रोड पे। इसका बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी तारीख तय करके मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। सरकार को यही है कि सरकार इकोलॉजिकल जोन हटा के और जेडीए अप्रूव कर दे, हमें कोई परेशानी नहीं है जी। यहाँ केवल जनता रही है, वो जनता बिल्कुल गरीब जनता है। 50-50, 60-60 गज के मकान होते हैं, जेडीए उनसे उगाई करता है, उगाई नहीं तो वो तोड़ने के लिए आमादा है। देखो, जेडीए को ये जो इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। पहले भी इसके लिए कोर्ट में भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे ले रखा है। लेकिन अगर ये चाहे तो सरकार भी चाहती है कि इकोनॉमिक जोन हट जाए, तो इसको हटाना चाहिए और आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है इन लोगों ने। इसको हटाया जाए इकोलॉजिकल जोन को, और बेवजह परेशान नहीं किया जाए सर। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इसकी कार्रवाई रुकनी चाहिए भाई साहब। गरीब आदमी की बहुत परेशानी है, वो जीवन भर की कमाई एक मकान के लिए लगाता है और वो सबको बर्बाद कर दिया जेडीए ने। ये कार्रवाई रुकनी चाहिए। कार्रवाई रुकनी चाहिए। सब लोग गरीब जनता परेशान हो रही है इसमें, और इसको रोकना चाहिए। ये कार्रवाई गलत है सरकार की दृष्टि के अनुसार भी, और सभी गरीब लोगों को घरों को जो आशियाना है उनको उजाड़ रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है आगरा रोड। ना कोई सरकार सुनती है, ना कोई नेता सुनते हैं। यहाँ पब्लिक परेशान हो रही है। कल आकर जबरदस्ती मकान तोड़े चले गए, कौन सुनने वाला है? यहाँ पे घरों से निकाल के मकान तोड़े जा रहे हैं। इकोलॉजिकल जोन है तो रोड लाइट भी नहीं लगनी चाहिए, रोडें भी नहीं बननी चाहिए, और ये सब वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए सब बंद होना। अगर ये इकोलॉजिकल जोन है, ये एरिया हमारा इकोलॉजिकल जोन में आता है। 6000 बीघा इन्होंने इकोलॉजिकल जोन घोषित कर रखी है, तो वोट से भी बहिष्कार करेंगे। तो ये जो सीमेंटेड रोड को डालते हैं, पहले तो इनको ये पूछो
वोट लेने क्यों आते हैं? भाई वोट का वोट- बहिष्कार करेंगे ये बूथों पे क्यों जाते हैं एमएलए एमपी? हमारे से वोट ही क्यों लेते हैं ये? और हमारे से खुले में पैसे मांगते हैं जेडीयू वाले। एक मकान के 10,000 15,000 रुपए मांगते हैं। हम कहाँ से देंगे इनको 10-15,000 रुपए? और खुले में मांगते हैं, ऐसा नहीं है, खुले में मांग रहे हैं। सीआई जो वर्तमान सीआई है खूब मांग रहा है हमारे से। एक मकान के 15,000 फिक्स कर रखा है ये। और सब जगह इनके एजेंट सेट कर रखे हैं इन्होंने। और ड्राइवरों के थ्रू पैसे लेते हैं हमसे। आगरा रोड पे बंदियां बना रखी है साहब। और अगर ऐसा ही बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रखा है इस एरिया को। रखा है ये जोन ऐसा है तो फिर इसमें इसमें मतलब जानवर रह रहे हैं यहाँ पे भाई, इंसान तो रह ही नहीं रहे ना भाई। इकोलॉजी जोन है तो इसमें जानवर रह रहे हैं और जानवर ही रह रहे हैं अगर, तो फिर यहाँ पे वोट लेने क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आते क्यों? फिर आगरा रोड दे रहे हैं, यहाँ पे सुविधाएं दे रखी है, यहाँ पे आज हॉस्पिटल खोल रखा है, आज थाना दे रखा है, तो फिर यहाँ पे वन विभाग बैठा हो सब जगह। जेडीए का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, वन विभाग बैठा हो यहाँ पे। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि आगरा रोड के भविष्य के लिए, इसके सुनहरे भविष्य के लिए आप यहाँ पे 6 लाइन बना रहे हैं, आप यहाँ पे रिंग रोड बना रहे हैं। भाई किसके लिए बना रहे हो आप? जब जनता ही नहीं होगी तो रिंग रोड पे कौन चलेगा? हाईवे पे 6 लाइन पे कौन चलेगा? आप यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस खोल रहे हैं, जब जनता को आप मकान ही नहीं दोगे तो रजिस्ट्री कौन कराएगा? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इन सब बिंदुओं को देखते हुए सरकार से यही है एक अच्छी कमेटी का निर्माण करे। आज जयपुर ईस्ट के बगरू और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों में अनुमानित जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 से 5 लाख के बीच ये जनसंख्या मानी जा सकती है। ये संख्या किसी छोटे शहर में कम नहीं है। वर्षों से यहाँ रह रहे परिवारों की आजीविका, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक रिश्ते और जीवन की पूरी व्यवस्था इसी क्षेत्र में जुड़ी हुई है। यदि पूरे इलाके को अवैध घोषित कर दिया जाए तो पुनर्वास और मानवीय संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ये सवाल केवल कानून का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनशीलता का भी है। स्थानीय लोगों के तर्क बेहद व्यावहारिक हैं। उनका सवाल है, यदि कॉलोनियां अवैध हैं तो बिजली विभाग कनेक्शन क्यों जारी करता है? सड़कें किसके आदेश से बनती हैं और पानी की टंकियों का निर्माण कैसे हो जाता है? बीसलपुर पेयजल परियोजना यहां तक कैसे लागू हो जाती है? लोगों के नाम मतदाता सूची और वोटर आईडी में कैसे जुड़ जाते हैं? और सीवरेज प्रोजेक्ट पर काम कैसे शुरू हो जाता है? सरकारी योजनाएं और सुविधाएं तभी लागू होती हैं जब प्रशासनिक स्तर पर अनुमति और स्वीकृति मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार और प्रशासन भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहे हैं? इतना ही नहीं, सरकार स्वयं जामडोली क्षेत्र में रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की तैयारी कर रही है। रजिस्ट्रियां हो रही है, जमीनों की खरीद फरोख्त जारी है। यदि क्षेत्र पूरी तरह से अवैध है तो ये कैसे संभव है और ये कैसे संभव हो रहा है? लोगों का मानना है कि एक और सरकार सुविधाएं देती है, दूसरी ओर उसी सरकार के अधीन काम करने वाला जेडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करता है। ये विरोधाभास आमजन के लिए फिलहाल का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। इन सभी तथ्यों के बीच ये स्पष्ट होता है कि मामला केवल अवैध निर्माण या पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन, नीति और क्रियान्वयन के बीच के अंतर को उजागर करता है। एक और न्यायालय के निर्देश और सरकारी नीतियां हैं, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ती है। यही अंतर लोगों के असंतोष, आक्रोश और अविश्वास का कारण बन रहा है। भारत माता की विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इकोलॉजिकल जोन का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है, लेकिन 2 दशकों में बस चुकी लाखों की आबादी को नजरअंदाज करना भी अब संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब इस मामले में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जहां पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है वहां संरक्षण जरूरी है, लेकिन जहां वर्षों से आबादी बस चुकी है वहां पुनर्वास, नियमन और वैधता से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि सरकार पूरे क्षेत्र का निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक सर्वे करवाए। हाल ही जो विजयपुरा क्षेत्र में मां वैष्णो धाम कॉलोनी में कार्रवाई हुई, इसके बाद उपजा विरोध इस बात को प्रदर्शित करता है
कि यहाँ एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। ये तय किया जाए कि कौन से निर्माण पुराने हैं, कौन से नए और किन परिस्थितियों में हुए हैं। इस डाटा के आधार पर सरकार माननीय न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति रखे ताकि कोई संतुलित और न्याय संगत समाधान निकल पाए। साथ ही भविष्य के लिए स्पष्ट नीति अपनाई जाए जिससे ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। ये जो कार्रवाई हुई है जी बिल्कुल मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि गरीब आदमी 50, 60, 70 गज के मकान अपना आशियाना बना रहा है। कोई कमर्शियल एक भी साइड कोई कमर्शियल नहीं है, छोटे छोटे गरीबों के मकान है। कोई मकान भी ऐसा नहीं है जो 100 गज से ज़्यादा हो। अब ऐसे गरीब का जो मकान में रह रहे हैं लोग, उनको बाहर निकाल के मकान को सीलिंग की कार्रवाई की जाए, मकान को तोड़ा जाए, ये बहुत ही गैरवाजिब बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और अभी अधिकारियों से बात हुई है, जेडीसी से बात करेंगे, और ये जो इस तरह की कार्रवाई है कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि गरीब लोग हैं, सारी ज़िंदगी की पूंजी उन्होंने लगा दी। छोटे छोटे गरीब आदमियों को कभी ये पता नहीं होता कि बैंक से लोन भी कहीं मिलता कि नहीं मिलता, कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने मकान बनाए। बच्चे आज सड़क पे बैठे हुए हैं, उन्हें उधर परीक्षा के दिन है और उनका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। और वो जो सीन उन बच्चों ने देखा जो छोटी छोटी क्लासों में स्कूल में पढ़ते हैं, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। अब उनकी स्थिति क्या है जिनके मकान टूट गए? तो ये बिल्कुल दिल को हिला देने वाली घटना है। मैं इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ और मेरे को उम्मीद है कि मैं अधिकारियों से मिलूंगा और वो उस पर गौर करेंगे। ये उनको बहुत ही गलत जानकारी दी गई जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की है। सरकार भी अपनी सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, और ये मेरे को लगता है कि ये अधिकारियों ने जिन्होंने भी जो कार्रवाई की है, जो उचित कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल किसी का आशियाना टूट जाता तो उसका संसार ही उजड़ जाता, तो किसी का आशियाना नहीं टूटना देंगे। ये 4-5 लोग हमारे ही हैं। ये तो मानवता के ऊपर बहुत बड़ा हथौड़ा है। जिनके मकान टूटे उन्होंने कैसे कल दिन गुजारा होगा, आज वो कैसे सड़कों पे खड़े, किसी ने सवेरे से नाश्ता नहीं किया होगा, किसी ने पानी नहीं पिया। तो ये बहुत गलत हुआ है और हम सरकार से, क्योंकि सरकार के बीच हैं, मुख्यमंत्री महोदय तक भी बात पहुंचाएंगे। मेरे को लगता नहीं है कि वहां तक जाएंगे, अधिकारियों को सचेत कर देंगे, इस तरह की दोबारा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अंततः जयपुरिस्ट का इकोलॉजिकल जोन विवाद केवल कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रश्न बन चुका है। लाखों लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है और उसी के अनुरूप आगे की दिशा भी तय होगी। फिलहाल आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करें ताकि पर्यावरण संरक्षण और आमजन के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित हो सके और वर्षों से उलझा हुआ ये मुद्दा किसी स्थायी और न्याय संगत समाधान की ओर आगे बढ़ सके। अंत में मेरा एक सवाल इस सरकार और मौजूदा व्यवस्था से यह है कि इस रात की सुबह आखिर क्यों नहीं होती? आखिर सरकार एक समग्र सर्वे रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं करवाती? कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से दायर क्यों नहीं करती ताकि जनहित में स्थायी समाधान हो सके, लोगों को राहत मिल सके? नमस्कार, मैं रवि मुदगल।